अबेहद पार्ट 26। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये ओहदा ना लूं, जॉब छोड़ दूं। उसने बहुत देर बाद इनसे बस एक सवाल किया, तुम इस जहानत का इस्तेमाल करके फ़ैसला करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। अल्लाह से पूछो वो तुम्हारे लिए फ़ैसला करे। उन्होंने फ़ैसला एक बार फिर उस पर छोड़ा था। वो नम आंखों के साथ हंसा। कोई भी इसके लिए अब फ़ैसला नहीं कर रहा था। हर एक को इसकी इस जहानत पर मानता जो इसके अपने लिए एक गुमान साबित हुई थी। अल्लाह इंसान पर बहुत मेहरबान है। सलार गुनाह पर यह नहीं कहता कि तौबा का मौका नहीं दूंगा, बार बार तौबा का मौका देता है, अपनी तरफ पलट आने का मौका देता है। वो अब इसके ज़ख्मी या ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे थे। ज़िंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए, वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। वो चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा था। वो नरम गुफ्तगू जिसके लिए वो मशहूर थे, वो सालों से सुनता चला आ रहा था, पर आज पता नहीं क्यों दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि इसकी तौबा कबूल हो जाएगी और इतने आराम और आसानी से हो जाएगी। इस बात पर ईमान रखने के बावजूद कि अल्लाह इंसानों को माफ़ करता है और अपने बंदों के लिए बहुत रहीम है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ये एहसास बहुत शदीद था कि उसने अल्लाह को खफा किया है। किस हद तक किया है ये नहीं पता चल रहा था। वो हाफिज़ कुरान था, अल्हामी कुतब को अपने जहन में महफूज किए हुए। इतना अल्हाम तो इसे भी हो सकता था कि इस किताब का खालिक इससे खुश था या इससे खफा। इतना ताल्लुक़ और राब्ता तो था इसका अल्लाह से कि ये जान ले कि वो इससे खुश नहीं। देर से ही सही मगर इसकी रूह के अंदर मौजूद वो पैमाना अपने खाली होने का एहसास दिलाने लगा था जो अल्लाह की मोहब्बत से ही बढ़ता था। इसकी खुशनुदी इससे ही छलकता था। वो डॉक्टर सब्त-अली के घर से इन्हीं कदमों पर वापस पलट आया था। उसे अब इस गुनाह का कुफरा अदा करना था जिसे एक लंबे अरसे से गुनाह नहीं सिर्फ ज़रूरत मानता रहा था। एक नया इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाने का वज़्म जो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली ज़िल्लत के एहसास ने जन्म दिया था, वह पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गया था। उसका कफ़ारा उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में इसकी ऑफ़र कबूल करने के फ़ैसले पर खुशी के शादियाने बजाए गए थे। वो पुरज़ा जो इन्हें इस वक्त अपनी बका के लिए चाहिए था, इन्हें मिल गया था। सलार सिकंदर ने बड़ी भारी दिल के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। अब वो तरक्की नहीं लग रही थी, दलदल की एक और गहराई लग रही थी जिसमें से निकलने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने थे। हमैन बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है तुम्हारे लिए, सिकंदर उस्मानी से फ़ोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा। यह सिर्फ गहरा सांस लेकर रह गया था। वो ठीक है ना? सिकंदर उस्मान ने हमैन के बारे में उससे पूछा। वो इस दिन मामा से बात नहीं कर सके थे। कबल अज़ वक्त पैदाइश की वजह से वो इनकी बीवी रोज़ ही इसके बारे में दरियाफ्त करते थे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, उसने इन्हें बताया। और तभी सिकंदर उस्मान को स्कूल का कोई चौकीदार याद आया था जो इनसे कुछ रकम उधार लेने आया था। कह रहा था सूद पर कोई रकम ली थी इसके माँ बाप ने इसकी बहनों की शादी के लिए और वो अभी तक सूद उतारता रहा है। अब शायद कोई और मसला आन पर आया है उससे। सिकंदर उस्मान उसे बता रहे थे और सलार को लगा कि किसी ने इसके गले की रस्सी में एक गिरा और डाल दी थी। बाज़ दफ़ा जब अल्लाह कोई चीज़ मुँह पर मारकर तनबीह करना चाहता है तो फिर हर जगह से वही बात बार बार बाज़गश्त की तरह वापस आती रहती है। उसके PhD के लिए अमेरिका चले जाने के बाद सिकंदर उस्मान ही गांव के इस स्कूल को देखते रहे थे। वही हफ्ते में एक बार वहां जाते और स्कूल की इंतज़ामिया और मुलाजमीन के मामलात देखते। सलार अब सिर्फ नाम की हद तक स्कूल के मामलात में इन्वॉल्व था। आप इसकी मदद करें, इसका कर्ज उतार दें, सलार ने उनसे कहा था। हाँ, ताकि वहाँ लाइन लग जाए कर्ज मांगने वालों की, सिकंदर उस्मान ने संजीदगी से कहा। हमें क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ। एक का कर्ज उतारेंगे, पूरा गांव अपना अपना कर्ज लेकर आ खड़ा होगा स्कूल में। किसी ने भैंस के लिए लिया होगा, किसी ने फसल काश्त करने के लिए, किसी ने ट्यूबवेल लगवाने के लिए और किसी ने बेटी की शादी के लिए। यहाँ गाँव देहात में 70% लोग सूद पर एक दूसरे से कर्जे लेते भी हैं और देते भी हैं। ये इनकी ज़िंदगी और कारोबार का साइकिल है। तुम या मैं इसे रोक नहीं सकते, ना बदल सकते हैं। एक दफ़ा तुम गुलाम फरीद का कर्ज उतार दोगे, अगली बार ज़रूरत पड़ने पर वो फिर किसी ना किसी से कर्ज लेगा और इसी तरह सूद पर। वहाँ कोई किसी को इसके बगैर रकम उधार नहीं देता और वहाँ उधार और कर्ज के बगैर लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए बेहतर है तुम और मैं इन चीज़ों में ना पड़े। सिकंदर उस्मान ने जो तरजीह दी थी वो भी गलत नहीं थी, मगर वो ये बात सुनकर दंग ज़रूर रह गया था कि वो वबा कहाँ कहाँ नसूर की तरह फैली हुई थी। सिकंदर उस्मान को अंदाज़ा था, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था गांव में इतने साल आते जाते रहने के बावजूद। और अब वो इस जहाज़ पर था जो कंशासा जा रहा था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपनी नज़रों के सामने किसी फ़िल्म की तरह चलते देखते हुए। जो लोग सूद खाते हैं वो बस इस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर हवास बाख्ता किया हो। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो सूद ही है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। उसने एक बार कुरान पाक में सूरत बकरा में पढ़ा था। दूसरा जुमला तो इसकी समझ में आ गया था, लेकिन पहला जुमला वो नहीं समझ सका था उस वक्त, लेकिन आज इसकी समझ में आ रहा था। वो इस शख्स की तरह उठेंगे जैसे शैतान
जिसे शैतान ने छूकर हवास बाख्ता किया हो। इस कैफियत में वो था। हलक पर हाथ पड़ा था सलार सिकंदर के। जहाज़ पर कंशासा के इस सफ़र में इसने यह तय किया था कि वो अपनी नौकरी से कमाए जाने वाले पैसे से अपने ख़ानदान की कफ़ालत नहीं करेगा। इसके लिए किसी भी और ज़राए से इसकी कफ़ालत इतना बड़ा मसला नहीं था। वो बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स के लिए मदऊ होता रहा था और इनके लेक्चर्स के लिए इसे मुआवजा भी दिया जाता रहा था। इससे पहले इसने जॉब के अलावा इन दूसरे ज़राए के बारे में गौर नहीं किया था, जहाँ काम करके वो इतना रिज़्क बखूबी कमा लेता कि कम अज़ कम इस स्टेज पर उसे इस जिम्मेदारी को उठाने में दिक्कत महसूस नहीं होती। उसे वर्ल्ड बैंक के नायब सदारत सिर्फ 2 चीज़ों के लिए चाहिए थी। वो कर्ज सर से उतार देना जो अबीका ने इसके लिए छोड़ा था, और वो कुछ मोहलत हासिल कर लेता सूद से पाक पहले बैनुल-अक़वामी इस्लामी मालियाती अदारे की तश्कील के लिए। मकसद बहुत बड़ा था, वसाइल भी इतने ही दरकार थे। दिमाग कहता था सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं। दिल कहता था बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, और ज़मीर कहता था रास्ता है तो यही है। और अल्लाह ज़िंदगी में पहली बार जिसे अल्लाह ने भी इस आजमाइश के लिए फ़ैसला इसी पर छोड़ दिया था। अंदर की वो आवाज़ बिल्कुल खामोश थी जो हमेशा इसकी रहनुमाई करती थी। सलार सिकंदर को अगर ये वहम था कि अल्लाह इससे खफा था तो वो सिर्फ वहम नहीं था। उसका हाथ पकड़े वो इसे अब किसी रास्ते पर ले जाने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा। वो ठुठक कर रुक गई। वो एक झील थी, छोटी सी झील जिसके किनारे पर वो थे। हल्की नीली रंगत के शफाफ पानी की एक झील जिसके पानी में वो रंग बिरंगी मछलियाँ तैरते हुए देख सकती थी, और इसकी तह में बेशुमार रंगों के मोती, पत्थर, सीपियाँ। झील के पानी पर अभी परिंदे तैर रहे थे, खूबसूरत राजहंस। झील के चारों तरफ फूल थे और बहुत से फूल झील के पानी तक चले गए थे। कुछ पानी की सतह पर तैर रहे थे। फिर इसके कदमों को इनमें से किसी चीज़ ने नहीं रोका था। इसके कदमों को रोकने वाली शायद झील के किनारे पर मौजूद लकड़ी की वो खूबसूरत छोटी सी कश्ती थी जो पानी में हलकोरे ले रही थी। उसने बेइख्तियार खिलखिला कर उसे देखा। ये मेरी है। वो मुस्कुरा दिया। वो अपने हाथ छुड़ाकर बच्चों की तरह भागते कश्ती की तरफ गई। वो इसके पीछे लपका। इसके करीब पहुंचने पर कश्ती पानी से कुछ बाहर आ गई। वो बड़ी आसानी से इसमें सवार हो गई। उसे लगा वो कश्ती संदल की लकड़ी से बनी थी, खुशबूदार संदल से। वो इसके साथ आकर बैठ गया। हवा का एक तेज़ झोंका कश्ती को पानी में ले गया। दोनों बेइख्तियार हंसे। कश्ती अब झील के दूसरे किनारे की तरफ सफ़र कर रही थी। उसने झुककर पानी में तैरता कवल का फूल पकड़ लिया, फिर उसे एहतियात के साथ उसे छोड़ दिया। उसने दूसरी तरफ झुककर अपने दोनों हाथों के प्याले में झील का पानी एक छोटी सी रंगीन मछली समेट लिया और इसके सामने कर दिया। इसके हाथों के प्याले में हरकत करती मछली को देखकर वो हंसी। फिर उसने इस मछली को हाथ से पकड़ा और पानी में उछाल दिया। वो दोनों झुककर उसे देखते रहे। पानी पर तैरता एक हंस कश्ती के पास आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो कश्ती के गिर्द अब जैसे एक दायरा सा बनाकर तैर रहे थे, यूँ जैसे इनका इस्तकबाल कर रहे थे। वो पास से तैर कर गुजरते हर हंस को अपने हाथों से छूती खिलखिला रही थी। फिर एकदम इसने झील के पानी में कवल के फूलों की कितार को हरकत करते देखा। वो झील के पानी पर तैरते अब रक्स कर रहे थे, इधर से उधर जाते, खूबसूरत शक्लें बनाते, पास आते, दूर जाते, फिर पास आते, यूं जैसे वो एकदम हंसों की तरह जिंदा हो गए थे। झील के नीले पानी पर वो सफ़ेद कवल अपने सब्ज खूबसूरत पत्तों के साथ होने वाली मुसलसल हरकत से पानी में इर्ताश पैदा कर रहे थे। वो बेखुद हो रही थी या बेख्तियार, वो भी समझ नहीं पा रही थी। समझना अब ज़रूरी भी नहीं था। झील के नीले पानी पर रक्स करते लातादाद खूबसूरत फूलों के बीच जिसने एकदम किसी अक्स को नमूदार होते देखा। कश्ती में बैठे बैठे वो चौंक कर मुड़ी और फिर वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। कश्ती दूसरे किनारे के पास आ गई थी और वो वहाँ कुछ और था। इमामा हड़बड़ा कर उठी थी गहरी नींद से। उसने अपनी कलाई पर किसी का लम्स महसूस किया था। ख्वाब आवर दवा के ज़रिए से उसे एक लम्हे के लिए कमरे की मध्यम रोशनी में यूँ लगा वो एक ख्वाब से किसी दूसरे ख्वाब में आई थी। सलार इसके बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठा था, बेहद करीब, बिस्तर पर धरा, इसका हाथ अपने हाथों में लिए। पता नहीं नींद टूटी थी या ख्वाब, या फिर वो लम्स था जो इसे ख्वाब से हकीकत में ले आया था। लेकिन वो ख्वाब आवर दवा के ज़रिए से होते हुए भी एकदम अपना हाथ इसके हाथों से खींचते हुए कोनियों के बल उठकर बैठने लगी थी। सलार ने उसे रोका। उठो मत, तुम वाकई आ गए हो। सलार को, इमामा को अब भी यकीन नहीं आया था। वो धीरे से हंसा। तुम्हें बताया तो था कि आ जाऊंगा। ये तो नहीं बताया था कि कब आओगे, और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बस मैंने सोचा तुम्हारी नींद ख़राब होगी। वो मध्यम आवाज़ में बात कर रहा था। दूसरे बिस्तर पर जिब्रील और अनाया थे जो गहरी नींद में थे, और सोफे पर हैडी थी जो कुछ देर पहले सलार के आने पर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से जाग गई थी और सलार के साथ कुछ खैर मकदमी जुमलों के तबादले के बाद वो कमरे से चली गई थी। वो रात के पिछले पहर कंशासा पहुँचा था और एयरपोर्ट पर रुके बगैर वहाँ आ गया था।
शहर में हालात अब नॉर्मल हो रहे थे। फौज और हुकूमत अमन बहाल करने में कामयाब हो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? इमामा ने सलार के चेहरे को पहली बार गौर से देखा। इसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और आंखें सुर्ख और यूं सूजी हुई थी, यूं जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। कुछ नहीं, बस इतने दिन घर से दूर रहा तो शायद इसलिए। फिर सलार ने इससे आंखें मिलाए बगैर कहा। इमामा ने इसकी बात काट दी। उसे एकदम अपना ख्वाब याद आया। सलार, तुम्हें पता है अभी मैंने ख्वाब में क्या देखा? सलार ने चौंक कर उसे देखा। क्या? मैंने ख्वाब में एक घर देखा, झील किनारे, जहाँ तुम मुझे ले जा रहे थे, एक कश्ती में बिठाकर। वो दम्बा खुद रह गया। जो घर उसने अमेरिका में इसके लिए मोर्टिज किया था वो समुद्र के एक झील नुमा टुकड़े के किनारे पर था। उसने अभी तक इमामा को इस घर के बारे में नहीं बताया था। वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था इसकी अगली सालगिरह पर, लेकिन अब वो बैठे बैठे इसे झील किनारे एक घर का किस्सा सुना रही थी। जिस झील के किनारे वो घर था वो झील बेपनाह खूबसूरत थी। सफ़ेद कमल के फूलों से भरी हुई नीले पानी की झील, जिसमें हर तरफ राजहंस तैर रहे थे और पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ, और कश्ती ठंडी हवा के झोंकों से खुद ही चल रही थी। और झील के किनारे फूलों भरी झाड़ियाँ थीं। रंग रंग के फूल सब्जे की तरह फैले हुए थे और फूल टूट कर पानी में बहते चले जा रहे थे। वो बोल नहीं पा रहा था। जिस झील के किनारे इसने घर खरीदा था वो भी कुछ ऐसी ही थी। उसके गिर्द भी फूल थे, आबी परिंदे और राजहंस भी, और कमल के फूल भी। और इस झील के किनारे जितने घर थे इन सब की कश्तियाँ भी इस पानी में रहती थीं। बस फ़र्क ये था कि इनमें से कोई लकड़ी की चिप्पो वाली कश्ती नहीं थी जैसा नक्शा वो खींच रही थी। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुए मामा को शायद इस घर का पता चल गया था। शायद उसने इसके लैपटॉप में इस घर की तस्वीरें देख ली थी और अब वो जानबूझकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा भी था तो इसने कब लैपटॉप देखा था? पिछले कई दिनों में तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि इसका लैपटॉप इसके पास था। और अगर इससे पहले उसने देखा होता तो फिर वो इस वक्त इन हालात में ख्वाब क्यों सुना रही होती? वो उलझा था और बुरी तरह उलझा था। और घर कैसा था? वो कुरेदे बगैर नहीं रह सका। शीशे का। सलार के रोंगटे खड़े होने लगे थे। इसका मॉर्टिज किया गया घर भी शीशे का ही था, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आया। वो शीशे का था लेकिन अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और मैं वो कश्ती से उतरकर घर के अंदर जाना चाहती थी तो तभी मेरी आंख खुल गई। वो बहुत मायूस नज़र आ रही थी, यूँ जैसे उसे बहुत अफसोस हो रहा था। सलार पलके चमकाए बगैर सिर्फ इसका चेहरा देख रहा था। लेकिन वो घर वैसा घर था जैसा मैं हमेशा बनाना चाहती थी, जैसा मैं अपने स्केचेस में स्केच करती रहती थी। वही झील, वही सब्ज़ा, वो शीशे का घर और हर तरफ फूल। वो जैसे अभी तक किसी खुमार में थी। सलार भी गिंग था। इसने भी इस घर को मॉर्टिज करते हुए वही सारी चीज़ें ढूंढी थी जो वो अपने स्केच में डिज़ाइन करती रहती थी। इसकी समझ में नहीं आया वही मामा को क्या क्या, अगर वो खेल रहा था या खेल था तो वो बेहतरीन खेल रही थी, और अगर वो खेल नहीं था तो इसके दिमाग की चूलें हिल गई थी। तुमने कभी ज़िंदगी में कोई झील देखी है ऐसी जैसी मैं तुम्हें बता रही हूँ? सवाल अचानक आया था और अजीबोगरीब था। मैंने? वो चौंका। मैंने? उसने ज़हन पर जोर दिया और फिर एक झमाके के साथ उसे याद आया था कि उसने वो झील ख्वाब में देखी थी। उस रात जब वो इमामा को घर लेकर आया था तो उसने ख्वाब में खुद को किसी हसीन और खूबसूरत वादी में इमामा के इंतज़ार में पाया था, और फिर इमामा आ गई थी। और फिर इस वादी की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वो इसे इस वादी से एक झील और कश्ती तक ले गया था। इस झील का नक्शा वैसा ही था जैसा वो बता रही थी। फूल, सब्ज़ा, नीला पानी, राजहंस, कवल के फूल और लकड़ी की चप्पों वाली संदलीन कश्ती। सलार के जिस्म में कपकपाहट होने लगी थी। वो अगर पजल था तो इसके दो टुकड़े अजीब अंदाज में जुड़े थे। तुमने ये क्यों पूछा कि मैंने ख्वाब में कभी कोई झील देखी है? उसने सरसराती आवाज़ में मामा से कहा। तुम्हें याद है हरम पाक के बारे में देखा जाने वाला वो ख्वाब जिसका एक हिस्सा मैंने देखा था तो एक हिस्सा तुमने भी देखा था? और एक ही रात उसे अजीब चीज़ें याद दिलाने बैठ गई थी। मैंने सोचा शायद ये भी वैसा ही कोई ख्वाब हो। शायद वो घर तुम अंदर से देख चुके हो जो मुझे नज़र नहीं आया। वो बच्चों जैसे इश्तियाक के साथ इसका चेहरा देख रही थी, यूँ जैसे वो कहेगा हाँ मैं इस घर को अंदर से देख चुका हूँ। सलार किसी बुत की तरह उसका चेहरा देखता रहा। यकीनन इस ख्वाब के दो ही हिस्से थे, लेकिन वही मामा के पिछले हिस्से का गवाह था। वो इस वादी को देख चुका था जहाँ वो झील थी, पर इस झील को इसने दूर से देखा था, किनारे से नहीं, जिसे मामा पार कर गई थी। और झील के पार जो घर था इस तक वो दोनों ही नहीं पहुँचे थे। उसने घर की झलक भी नहीं देखी थी। मामा ने झलक देखी थी पर अंदर नहीं झांक पाई थी। वो ख्वाब दोनों ने पहले वाले ख्वाब की तरह एक रात में नहीं देखा था। सलार ने वो रुखसती की पहली रात देखा था और इमामा को घर लाने के बाद, और इमामा ने तकरीबन 6 साल बाद। इस तरह क्यों देख रहे हो? इमामा को इसकी नज़रें अजीब सी लगी। उसने मामा से नज़रें हटा लीं।
वो इसे ये नहीं बता सका कि वो किंशासा आने से पहले डॉक्टर सप्तली से मिलकर वाशिंगटन आने के बाद इस घर के मॉर्टगेज कैंसिल करवा चुका था। इमामा ने ख्वाबों का घर इसके हाथ से, बल्कि इमामा के ख्वाबों का घर इसके हाथ से जा चुका था। इस एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसे अजीब पछतावा और रंज हुआ। इस मॉर्टगेज की कंसलेशन पर एक लम्हे के लिए उसे ये ख्याल भी आया था कि वो इस घर को वापस हासिल कर ले। फौरी तौर पर अमेरिका बात करके वो इस वक्त जिस पोजीशन में था ये कर सकता था, मगर दूसरे ही लम्हे इसने अपने जहन को चटक दिया था। ये सिर्फ CIA नहीं थी जो इसके लिए जाल बिछा रही थी, शैतान भी वहीं था। इसके बंदे या इसके बंदों को अपने बंदों में बदलने के लिए कमर बस्ता। हमैन कैसा है? वो इसकी बात वहीं की वहीं छोड़कर हमैन के इनक्यूबेटर की तरफ आया था। शैतान ने अफसोस से हाथ मले। वो बात छोड़कर कैसे उठ खड़ा हुआ था। वो बर्क की तरह आया था और पल भर में गायब हुआ था। बस वसवसा और वहम डालना था, वो डाल गया था। बिल्कुल ठीक है, देखो सो रहा है, इमामा ने वहीं तकिए से टेक लगाए कहा। स्लार ने इनक्यूबेटर खोलकर पहली बार मोहम्मद हमैन को गोद में लिया था। सारी मेडिकल एहतियातों की नफ़ी करते हुए इसने नम आंखों के साथ इसे झुके झुके सीने से लगाया और चूमा। वो कमज़ोर बच्चा बाप के लम्स पर कसमसाया, फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। स्याह मोटी गोल आंखें जो इस नहीफ़ो नज़ार वजूद पर अजीबो गरीब लग रही थी। उसने आंखें खोलते ही बाप को देखा था। पलके चपकाए बगैर वो उसे देखता रहा। स्लार भी होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। फिर इसके माथे पर चंद बल आए थे, नाक ऊपर चढ़ी और फिर मैंने पूरी कुव्वत से गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था। इसकी आवाज़ इतनी बारीक और इतनी तेज़ थी कि चंद लम्हों के लिए स्लार हक्का बक्का रह गया था। इसके नन्हे वजूद के अंदर इस तरह गला फाड़कर रोने के लिए जान कहाँ से आई थी? जिब्रील और अनाया इसकी आवाज़ पर बेख्तियार हड़बड़ा कर उठे थे। हमैन जब भी रोता था इसी तरह अचानक और इसी वॉल्यूम पर रोता था। हैडी एकदम अंदर आ गई थी। सलार हमैन को वापस इनक्यूबेटर में रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, लेकिन वो 1 हफ्ते का बच्चा एक बार इनक्यूबेटर से निकलने के बाद दोबारा अंदर न जाने के लिए जिस हद तक जद्दोजहद कर सकता था कर रहा था। इसका अगर बस चलता तो वो अपने हाथों की पुश्त, सीने, नाक और जिस्म के हर हिस्से पर लगी नालियों और तारों को खींचकर उतार देता। वो इनमें से किसी चीज़ को तो नहीं उतार सका, मगर वो हल्का सा डायपर इसके जिस्म के मुसलसल झटकों से एकदम खुल गया था, जो सिर्फ रस्मन ही उसे बांधा गया था। डायपर के अलावा हमैन के जिस्म पर जगह जगह लगाई तारों और नालियों के अलावा और कुछ नहीं था। वो एकदम ही टार्जन के बच्चे जैसे हुलिये में आ गया था। बिस्तर से छलांग लगाकर बाप की तरफ भागते जिब्रील ने अपने छोटे भाई की इस दलेराना इकदाम पर बेख्तियार चीख मारकर आंखों पर हाथ रखा था। बाबा बेबी इज़ नेक्ड, बाबा बेबी नंगा है, इसने जैसे बेयकीनी सी आंखों की हथेलियों से ढांपने का ऐलान किया था। वो आंखें बंद ना कर लेता तो बेशर्मी के अगले मुजाहरे पर यकीनन पत्थर का हो जाता, क्योंकि बेबी इसी तरह गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए डायपर से निजात हासिल करने के बाद अब इस पानी से भी फरागत हासिल कर रहा था जो ट्यूब्स के ज़रिए इसके अंदर मुंतकिल किया जा रहा था। हमैन हैडी को थामते हुए यहाँ थमाते हुए स्लार बेयकीनी से पेशाब से भीगी हुई अपनी शर्ट को देख रहा था। ये कारनामा इसके पहले 2 बच्चे कभी नहीं कर सके थे। तुमने पता नहीं इसे कैसे पकड़ा है, कितने सख्त हाथ लगाए हैं कि वो इस तरह रो रहा है। हैडी, लेडी डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि इसे मुझे दो। नहीं, मैं आती हूँ। इमामा इसकी हालत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए अपने रोते हुए बेटे की तरफ मतवज्जा अपने बिस्तर से बेकरारी के आलम में उतर रही थी। बाबा, कैन आई ओपन माई आइज़? बाबा, मैं अपनी आंखें खोल लूँ? जिब्रील अंधों की तरह हाथ फैलाए बाप को ढूंढते लड़खड़ाते कदमों से आंखें बंद किए स्लार की तरफ आ रहा था। वो इस छोटे भाई की बेपर्दगी देखने पर तैयार नहीं था, जो इस वक्त लिटिल अस्ट्रोट की तरह चिल्लाते हुए इनक्यूबेटर से बाहर कूदने को तैयार था। अनाया एक बार हड़बड़ा कर जागने के बाद स्लार की तरफ मतवज्जा हुए बगैर दोबारा सो चुकी थी। स्लार ने जिब्रील के पहले हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया, हमेशा की तरह ज़मीन पर पंजों के बल बैठते हुए। ये वो ज़िंदगी और दुनिया थी जो इसके हाथ से फिसलते फिसलते रह गई थी। इसकी आंखों के पोरों तक जाकर वापस पलटी थी ये ज़िंदगी, ये आवाज़ें, इसका ख़ानदान, वो कमरा, इसमें मौजूद वो 2 नन्हे मुन्ने वजूद जो इसकी वजूद की तकमील करते थे। यस यू कैन, उसने उसी तरह जिब्रील को खुद से लिपटाए हुए बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। जिब्रील ने आंखें खोलकर सबसे पहले चोर नज़रों से हिफ्ज़ मुतकादम के तौर पर इनक्यूबेटर को देखा, जहां अब हमैन हैडी और इमामा के वजूद के पीछे छुप गया था। वाई आर यू क्राइंग पापा? पापा अब क्यों रो रहे हैं? बाप की तरफ मतवज्जा होते ही इसकी पहली नज़र में ही इसकी आंखों में आंसू देखे थे और इसके जुमले ने इमामा को भी पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया था। स्लार की पुश्त अब इसकी तरफ थी और वह जिब्रील को लिपटाए चूमे जा रहा था। घर मुकम्मल तौर पर जल गया था। नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर यह वर्ल्ड बैंक की तरफ से फराहम की जाने वाली रिहाइश गाह थी, इसलिए इसका नुकसान पूरा हो जाने वाला था।
ये सलार सिकंदर के साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार इसने गांव में अपने स्कूल की इमारत को यूं खाकस्तर होते देखा था। इस घर के मलबे को देखते हुए इसने जो सोचा था वो स्कूल की राख देखकर नहीं सोचा था। तब इसने मामा की फैमिली को हर नुकसान का जिम्मेदार ठहराया था और कहीं भी इसने ये नहीं सोचा था कि ये इसके अपने किसी अमल की सजा थी, कोई तनबीह थी जो इसे की जा रही थी। वो सूद से कमाए जाने वाले पैसे से फलाह आमा का काम करने की कोशिश कर रहा था और ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह इसे कबूल करता। आज एक बार फिर वो ऐसे ही एक मलबे के सामने खड़ा हुआ ये समझ पा रहा था कि इसका रिज़्क था जिससे सिर्फ शर निकल रहा था, खैर नहीं। घर को लगने वाली आग में वो छोटी मोटी सारी ज्वेलरी, सेविंग सर्टिफिकेट्स और इसके बच्चों की इंश्योरेंस के पेपर्स राख हो गए थे या लूट लिए गए थे। इमामा को शादी में सलार की फैमिली की तरफ से मिलने वाले जेवर पाकिस्तान में ही एक लॉकर में थे। यहाँ इमामा के पास से वो छोटी मोटी डायमंड्स की ज्वेलरी थी जो वो वक्तन फ़वक्तन अफ्रीका या अमेरिका में ख़रीदती रही थी, लेकिन इस छोटी मोटी ज्वेलरी की कीमत भी 40 लाख से कम नहीं थी। इस घर में और भी बहुत कुछ चला गया था जिसका इमामा को सदमा था, लेकिन सलार को नहीं था। इसके लिए ये काफ़ी था कि इसका ख़ानदान सलामत था। वर्ल्ड बैंक ने अपने तमाम मुलाजमीन के नुकसानात को पूरा करने का सिलसिला शुरू कर दिया था और ये कम हंगामी बुनियादों पर हो रहा था। तमाम मुलाजमीन को अपने क्लेम्स दाखिल कराने के लिए कहा गया था, लेकिन सलार सिकंदर ने कोई क्लेम दाखिल नहीं किया था। उसे अब इस पैसे से खौफ आ रहा था जो जब भी इसके पास आता इसके हलाल कमाई हुई भी अपने साथ खसो खशाक कर देता। वो एम्बेसी से एक 5 स्टार होटल में मुंतकिल हो गए थे। हमैन अमेरिकन एम्बेसी के ही इस अस्पताल में रहा था। मैं चाहता हूँ जब डॉक्टर्स हमैन को सफ़र के काबिल करार दे तो तुम बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाओ, सलार ने एक रात इमामा से कहा। क्यों? वो नाखुश हुई थी। क्योंकि जो कुछ कांगू में हो चुका है मैं अब तुम लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। इमामा कुछ देर पहले इसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी। कई दिनों बाद इन्हें रात के इस पहर आपस में बात करने का मौका मिला था। मैंने अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था और सलार जैसे इनको वापस भेजने के लिए घड़ियाँ गिन रहा था। कांगो इतना गैर महफूज है तो तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तुम भी वापस चलो, इमामा ने जवाबन कहा। वो गहरा सांस लेकर रह गया। मैं फ़िलहाल नहीं जा सकता, उसने एक घूंट लिया। फ़िलहाल? इमामा ने जवाबन पूछा। अगले 5 साल? हरगिज़ नहीं। इमामा ने कॉफ़ी का कप इसी तरह रख दिया। मज़ीद किसी सवाल जवाब के बगैर उसने जैसे फ़ैसला सुना दिया था। तुम्हारी ज़िद मुझे कमज़ोर करेगी। तुम और बच्चे यहाँ रहेंगे तो मैं बहुत परेशान रहूँगा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तुम लोग महफूज। इमामा ने उसकी बात काट दी। नहीं लगता, बल्कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ कांगो में बैठे रहोगे तो मैं और बच्चे पाकिस्तान में ऐश करेंगे। तुम अपने सुकून के लिए मुझे बेसुकून करना चाहते हो। मैं नहीं जाऊँगी सलार, मुझे वहीं रहना है जहाँ तुम रहोगे। वो इसकी शक्ल देख कर रह गया था। वो इसके हर लम्हे से वाकिफ़ था और जानता था वो इस ज़िद से नहीं हटेगी। डॉक्टर सब्तली ने कहा था उसे इमामा से जो तकलीफ़ मिली थी वो इसके अपने अमाल का नतीजा था, लेकिन वो इनसे ये पूछना चाहता था कि इसे इसके साथ जो सुकून मिलता था वो किस नेकी का सिला था। वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी हुकूमत ने अगर वाशिंगटन में सलार सिकंदर के साथ मुज़ाकरात में उसे फ्री हैंड की ज़मानत दी थी तो उन्होंने यह वादा पूरा किया था। उन्होंने सलार सिकंदर को अफ्रीका के स्याह सफ़ेद का मालिक बनाकर वहाँ भेजा था। वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ खितों के लिए मखसूस वाइस प्रेसिडेंट्स में से पहला और वाहिद वाइस प्रेसिडेंट था जिसके पास काम करने की इतनी आज़ादी और इख्तियार थे और जिसने वर्ल्ड बैंक का बोर्ड और गवर्नर्स ही नहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी वक्ती तौर पर दब रहा था। सलार सिकंदर इसका वो प्यादा था जो बैठे बैठाए प्यादे से बादशाह बन गया था और इस चिप्स बोर्ड पर या चेस बोर्ड पर मौजूद तमाम अहमोरों को एकदम इसको बादशाह की हैसियत देनी पड़ रही थी। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की नायब सदारत कबूल करने के अगले दिन इसने कंशासा जाने से पहले पहली बार वाशिंगटन में अहम तरीन न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पेट्रा सबीका की मौत के बाद इसकी पहली रस्मी बातचीत थी जिसमें इसने कांगो में वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट के हवाले से माजी में होने वाली ज़्यादतियों का इजाला करने की यकीन दहानी कराते हुए वर्ल्ड बैंक पर की जाने वाली तनकीद को खुले दिल से तस्लीम किया था। उसने बैंक का दिफा नहीं किया था। सलार सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया के लिए खसियाहट का बायस होने के बावजूद सिर्फ इसलिए हौसला अफजा थी क्योंकि इसमें सलार सिकंदर ने अफ्रीका के बदतरीन मुआशी और माशरती हालात में वर्ल्ड बैंक से होने वाली गलतियों के बावजूद इसकी वहाँ ज़रूरत और किरदार की अहमियत पर जोर दिया था, ख़ासतौर पर दुनिया के बदलते हुए हालात में। इसकी इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें अफ्रीका के बड़े बड़े अखबारात ने अगले दिन हेडलाइंस के तौर पर लगाई थी। कांगो के अवाम के लिए सलार सिकंदर का चेहरा इस्तेहसाली साम्राज्य का चेहरा नहीं था, इसके लिए वो पेट्रा सबीका के एक करीबी और काबिल एतमाद साथी का चेहरा था। वो कांगो में आने वाले पेट्रा सबीका की मौत वापस आने से पहले कांगो के तुलो अर्ज में हर उस कबायली लीडर से मिला था जो पेट्रा सबीका का साथी था।
और जो कबाइलियों में थोड़ा बहुत असर और रसूख रखता था। पेट्रा अबीका के ख़ानदान ने इसकी मौत के बाद किसी भी गैर मुल्की अदारे या हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन सलार सिकंदर की मुलाकात की दरख्वास्त को इन्होंने रद्द नहीं किया था। सलार सिकंदर ने वर्ल्ड बैंक की इंतज़ामिया के ज़रिए अमेरिकी हुकूमत को यह बात बावर कराई थी कि अबीका की लाश की बाइज़्ज़त वापसी कांगो और अफ्रीकी अवाम के दिलों में इस गुस्से को ख़त्म करने में मामून साबित होगी जो इसके मुर्दा जिस्म को अमेरिकी ज़बरदस्ती वहीं रखकर बढ़ा रहा था। अमेरिकी हुकूमत इसकी कांगो वापसी के 2 हफ्ते बाद अबीका की मैयत वापस भेजने पर तैयार हो गई थी। कांगो की हुकूमत ने गैर मुल्की हुकूमतों के इन नुमाइंदों से जो तदफीन में शरीक होना चाहते थे मुआज़रत कर ली थी कि वो अबीका की तदफीन में शरीक होने वाले लाखों अफराद के मतवक्का हजूम में ना तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, ना ही इनकी हिफाजत की ज़मानत दे सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की इंतज़ामिया और स्टेट डिपार्टमेंट ने सलार सिकंदर को भी अबीका की आखिरी रस्मात में शरीक होने से रोका था, जिसके लिए अबीका की फैमिली ने मदऊ किया था और सलार ने इस दावतनामे को कबूल कर लिया था। इमामा भी इसके इस फैसले से नाखुश और खौफज़दा थी और इसने इसे समझाने और रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो इस वक्त तक ये कोशिश करती रही थी जब तक अबीका की लाश कंशासा पहुँच गई और इसी शाम की तदफीन के इंतजामात हो रहे थे। सलार सिकंदर की इस मिन्नत समाजत के दौरान एयरपोर्ट में जाने से पहले 2 नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया था और वो बेबसी से बच्चों को लिए बैठ गई थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बच्चों को लेकर फौरी तौर पर पाकिस्तान चली जाना, इस इंतजार में मत बैठी रहना कि मेरी डेड बॉडी मिल जाए। उसने नफल पढ़ने के बाद पहला जुमला उससे यही कहा था और इस वक्त अपने बेडरूम में था। बच्चे स्वीट के दूसरे कमरे में या स्वेट के दूसरे कमरे में थे और मामा इनके पास से उठकर इसे समझाने आए थे और इसकी नमाज खत्म होने के इंतज़ार में बैठ गई थी और इसने जाए नमाज तय करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ ये कहा था। इमामा के दिल पर चोट पड़ी। तुम बेहद बेरहम हो, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए सलार से कहा। तुमसे कम, सलार ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। फिर वो दूसरे कमरे में अपने बच्चों से मिलने आया था। जिब्रील बाप के साथ ही दरवाजे तक चला आया। दरवाजे से निकलते हुए उसने इमामा को खुदा हाफिज़ कहा तो इसने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम वापस आ जाओगे ना? वो बरसती आंखों से मिन्नत भरे अंदाज में उससे कह रही थी, यूँ जैसे वो इसकी बात नहीं टालेगा या शायद रुक ही जाएगा। उसने मामा से नजरें मिलाए बगैर अपने बाजू से इसका हाथ उठाकर उसे नरमी से चुमा और कहा, इंशाल्लाह। फिर झुककर अपनी टांगों से चिपके जिब्रील को उठाते हुए इसका मुंह चुमा और कहा, अपनी मम्मी और बहन का ख्याल रखना। आई ऑलवेज डू बाबा। जिब्रील ने उसे यकीन दिलाया। बाबा, मैं हमेशा रखता हूँ। सलार ने एक बार फिर इसका मुंह चुमा और उसे कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सलार ने उसे गोद से उतार दिया और सबको खुदा हाफिज़ कहा, दरवाजे में बरसती आंखों के साथ खड़ी इमामा को देखे बगैर। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।